तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर मैं आप सभी के लिए जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिए कि यदि आपने कोई अपना सपना बना रखा है, यदि आपने कोई काम करने की ठान रखी है, सोच रखी है, तो उसको तब तक किसी को मत बताइए जब तक वो पूरा ना हो जाए। और पूरा होते ही वो स्वतः अपने आप पता लग जाएगा, स्वतः ही लोगों को अपने आप ये अंदाजा हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्चुअल सपना क्या था। तो इसलिए अपने सपने पे फोकस करिए बजाय इसके कि आप उसका ढंढोरा पीटें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, CNS, PNS और ANS में, जिसमें से CNS हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट लेक्चर CNS के ऊपर मैं दे चुका हूं। आज हम ANS के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम छोटा सा पोर्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जो कि ऑटोमेटिक, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, जिस ऑर्गन्स पर अपना कोई कंट्रोल ना हो, इट मींस इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, उन सभी को भी कंट्रोल करने वाला, उन सभी को भी रेगुलेट करने वाला ये होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन होता है इसको रेगुलेट करने वाला? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है कि इट रेगुलेट द वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री फंक्शंस, वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री फंक्शन ऑफ बॉडी। तो बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को या वेजिटेटिव फंक्शंस को ये कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये वेजिटेटिव फंक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाई अपनी बॉडी में 2 तरह से फंक्शन होते हैं, एक इनवॉलेंट्री, एक वॉलेंट्री। तो जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है उनका मतलब क्या है? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डू नॉट कंट्रोल, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इन फंक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ब्रेन के द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा मुझे अपना हाथ उठाना है, तो मैंने हाथ को तो उठा दिया, ये मेरे कंट्रोल में है, मीन्स ये वॉलेंट्री फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? वॉलेंट्री फंक्शन है। लेकिन हार्ट की स्पीड को, डाइजेस्टिव सिस्टम में मोटिलिटी को, यूरिनरी सिस्टम में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को, हॉर्मोन्स के सीक्रेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो ये सभी फंक्शन इनवॉलेंट्री फंक्शन कहे जाते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ईटिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्लीपिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मेंस्ट्रुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वोवल मींस इंटेस्टाइन्स के फंक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्लैडर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। देन सेक्सुअल फंक्शंस को, तो ये सभी के सभी फंक्शन स्टूडेंट्स क्या हैं? ये सभी वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। सेक्सुअल फंक्शन इन द सेंस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट के फॉर्मेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही ब्लैडर में फिलिंग ऑफ यूरिन, ब्लैडर में फिलिंग ऑफ यूरिन के फिल होने को आप रोक नहीं सकते, भाई उसे नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ समय के लिए यूरिन को कंट्रोल कर सकते हो। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन न निकले यूरिनरी ब्लैडर से, इस बात को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो और कर लेते हैं, लेकिन हम फिलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही स्लीपिंग को हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, ईटिंग को नहीं कर सकते और मेंस्ट्रुएशन को। कुल मिलाकर के सीधी सी बात कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए अब आगे बात करते हैं इसके डिवीजन की। तो
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो डिवीजन है इसके, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। कितने डिवीजन है इसके? देयर आर टू डिवीजन्स। नंबर 1 इज सिंपैथेटिक डिवीजन एंड नंबर 2 इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। दो डिवीजन के थ्रू इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। यहां तक आपको क्लियर है? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब बात आती है कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस हैं या सिंपैथेटिक डिवीजन है वो है क्या। तो सिंपैथेटिक डिवीजन को हम थोरैको-लंबर आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थोरैको-लंबर आउटफ्लो। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाते समय कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थे सेगमेंट। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या थे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थे सेगमेंट। उन सेगमेंट में से टोटल कितने थे? 5। टोटल 5 सेगमेंट में थे, जिसमें से 2 सेगमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है थोरैको सेगमेंट और दूसरा लिखा हुआ है लंबर सेगमेंट। तो इन दोनों सेगमेंट से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, इन सेगमेंट से निकलने वाली जो नर्व फाइबर्स हैं वो सिंपैथेटिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन लेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ थ्रेल एंड फर्स्ट 2 लंबर वर्टिब्रा। सामने क्लियर लिखा हुआ है कि थोरैको-लंबर आउटफ्लो इसलिए बोला जाता है क्योंकि 12 थोरैसिक टोटल कितने थे? टोटल थोरैसिक नर्व थी 12 और लंबर थी टोटल 5, जिनमें से पहली 2 L1 और L2 जो नर्व हैं, L1 जो L2 सेगमेंट की नर्व हैं, उनके पैरा गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इनके यानी स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है या ग्रे हॉर्न है उसके साथ में ये सिचुएटेड होते हैं या वहां पर ये उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं? पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक सेल ग्रुप। ये स्पेशल सेल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और स्पेशली कहाँ? ब्रेन स्टेम। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पेशली? ये ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन स्टेम कहाँ का पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। और लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या लेटरल हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या है? कट सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या बना दिया मैंने? कट सेक्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसका जो ग्रे मैटर होता है वो ग्रे मैटर एच शेप का होता है। किस शेप का होता है इसका ग्रे मैटर? एच शेप का। तो इसमें लेटरल और वेंट्रल 2 तरह के हॉर्न हैं। तो इन्हीं हॉर्न्स की बात हो रही है। यहीं से होकर के नर्व्स निकलती हैं। यहीं से होकर के क्या निकलता है? नर्व निकलती हैं। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CNS। तो CNS के अंदर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि CNS के अंदर एक तो ब्रेन आता है। क्या आता है? ब्रेन आता है और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिएगा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो मेनली यहाँ पर किसकी बात हो रही है इस समय? मेनली इस समय यहाँ पर बात हो रही है स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स ये निकलती हैं और पेरीफेरल गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से अटैच होती हैं। किससे अटैच होती हैं? पेरीफेरल गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। पेरीफ्री में ये गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से अटैच होती हैं और गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इससे इमर्ज होती हैं। गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से क्या निकलती हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि टारगेट टिश्यू पर या टारगेट टिश्यू से ये अटैच होती है, वहां से ये कोऑर्डिनेट करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स होती हैं, भाई यहाँ पर अंतर क्या था? यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं और यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं। सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक और यहाँ प्री गैंग्लियोनिक। देन उसके बाद में गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आते हैं जो कि टारगेट ऑर्गन से अटैच होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जस्ट अपोजिट सिस्टम है। ठीक है? सिंपैथेटिक में क्या होगा? सिंपैथेटिक में पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की तरफ ये टारगेट ऑर्गन्स होते हैं। पैरागैंग्लियोनिक फाइबर्स टारगेट ऑर्गन से डायरेक्टली अटैच होती हैं और सिंपैथेटिक फाइबर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की तरफ होती हैं। क्लियर है? चलिए उसके बाद अब बात आती है सिंपैथेटिक डिवीजन की सप्लाई की यदि बात करें तो ये सप्लाई करता है स्मूथ मसल्स को। किसको सप्लाई करता है? स्मूथ मसल्स को सप्लाई करता है। यहीं पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अपने बॉडी में मसल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक सबसे पहली स्केलेटन मसल, दूसरी टाइप की मसल होती है कार्डियक मसल और थर्ड टाइप रखा है स्मूथ मसल।
there are 3 टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, जिसमें से स्केलेटन मसल होती है वॉलेंट्री। स्केलेटन मसल कैसी मसल है? ये एक वॉलेंट्री मसल है। स्केलेटन मसल कैसी मसल्स होती हैं? याद रखिएगा वॉलेंट्री मसल होती हैं, जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्डियक और स्मूथ, ये दोनों की दोनों जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, इनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसमें भी स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि जो कार्डियक मसल हैं वो स्पेशली कहाँ पाई जाती हैं? जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्पेशली हार्ट की मायोकार्डियम में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? ये हार्ट की मायोकार्डियम में, ठीक है, हार्ट की कहाँ? मायोकार्डियम में। यहाँ तक क्लियर हो गया? और जो स्मूथ मसल्स हैं वो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये मोस्टली प्रेजेंट होती हैं बॉडी के ऑल ऑर्गन्स में, सभी ऑर्गन्स में ये मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है स्मूथ मसल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स, हार्ट, लंग्स, ग्लैंड्स, जीआईटी ऑर्गन्स। जीआईटी में कहाँ से कहाँ तक आ गया? जीआईटी में आ गया माउथ टू एनस। माउथ टू एनस जो पाथवे है या माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा रास्ता है उसे हम किस में रखते हैं? उसे हम जीआईटी में रखते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रखते हैं। इसी को हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये भी जरूरी पॉइंट है, याद रखिएगा। जीआईटी को हम किस नाम से भी जानते हैं? एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्लियर है, जो कि माउथ से लेकर के एनस तक ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मोस्टली आपको इसकी सप्लाई समझ में आ गई कि स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ विसरल ऑर्गन, विसरल सभी विसरल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल, हार्ट, लंग, ग्लैंड्स और जीआईटी के सभी ऑर्गन्स, उन सभी को मोस्टली सिंपैथेटिक सिस्टम सप्लाई करता है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में बात आती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ये क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। इसमें कौन सा आउटफ्लो है? इसको हम क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं, क्रेनियोसैक्रल। जैसा कि अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट हैं वो 5 हैं, जिनमें से क्रेनियम और सैक्रल सेगमेंट भी है। तो वहीं से निकलने वाली जो फाइबर्स हैं, वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और इनके जो डिवीजन हैं ये ब्रेन से, ब्रेन में भी कहाँ? ब्रेन स्टेम से और सैक्रल सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट से इमर्ज होते हैं। ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से ये अराइज होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स। क्लियर हो गया? सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। अब बात आती है इसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक क्या था, सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या थी, पैरासिम्पैथेटिक की फाइबर्स क्या थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस समय है, जिसमें से आपसे क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एग्जाम में आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो सीलियरी मसल्स हैं, इसमें मैं बताने वाला हूं कि किस सिस्टम पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो सीलियरी मसल्स हैं, कौन सी मसल? सीलियरी मसल्स। ये सभी मसल्स कहाँ होती हैं? आई में होती हैं। सीलियरी मसल्स कहाँ होती हैं? याद रखिएगा, सीलियरी मसल होती हैं आई में। तो आई के अंदर जो सीलियरी मसल्स हैं वो सिंपैथेटिक की वजह से रिलैक्स करती हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? इनमें रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, ये रिलैक्स कर जाती हैं। उसके बाद बात आती है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब भी होगा बॉडी में तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सीलियरी मसल्स का मेन काम होता है लेंस को, जो आई का लेंस है उसे कंट्रोल करना, उसके साइज को कंट्रोल करना, जिससे हमें इजीली पास और दूर का देख सकें। बात आती है अगला प्यूपिल। जो ये प्यूपिल है, प्यूपिल क्या है? प्यूपिल आई में, जैसा कि एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्यूपिल के बारे में थोड़ा सा। जैसे ये अपनी आई है, ठीक है, आई में ये क्या है? आइरिस। और आइरिस में छोटी सी ओपनिंग होती है, छोटी सी आंख में ओपनिंग होती है, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसे? प्यूपिल, ठीक है। जैसे ये आइरिस हो गया तो आइरिस के बीच में जो ओपनिंग होती है इसे किस नाम से जानते हैं? हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी से एंट्री आंख के अंदर यानी आई के अंदर इसी से ही लाइट रे एंटर करती है, ठीक है। तो प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट और डायलेशन ये भी डिपेंड करता है स्टिमुलेशंस के ऊपर। तो याद रखिएगा कि जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान ये डायलेट हो जाता है प्यूपिल, और पैरासिम्पैथेटिक के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? बात आती है लैक्रीमल ग्लैंड की। तो लैक्रीमल ग्लैंड कौन सी होती हैं? जो आंसू निकालती हैं। आंसू समझते हैं? हाँ, टीयर्स।
तो टीयर्स को सीक्रेट करने वाली जो ग्लैंड होती है उन्हें लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक की कंडीशन में इनके सीक्रेशन डिक्रीज हो जाते हैं, मींस आंसू निकलना कम हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से इनके सीक्रेशन इंक्रीज होते हैं। याद रखिएगा, जो आंसू आते हैं वो क्यों आ रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ने के कारण। ठीक है, देखा होगा आपने कि जब भी ज़्यादा खुशी होती है तो उस समय भी आंसू निकलने लगते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स के सीक्रेशन याद रखिएगा डिक्रीज होते हैं जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। जब भी सिंपैथेटिक मोस्टली डर की कंडीशन है, फियर की कंडीशन में डेवलप होता है, तो उस समय लार या सलाइवा कम बनता है, तो सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन डिक्रीज होता है और वेसो डायलेशन देखने को मिलता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, यहाँ की वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से इनके सीक्रेशन बढ़ जाते हैं, जो सीक्रेशन घटे थे वो बढ़ जाते हैं, और वेसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, यानी वेसल्स दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर समझते हैं जहाँ पर बाइल जूस इकट्ठा होता है। यहीं पर एक इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये ओनली बाइल जूस को स्टोर करता है, ओनली बाइल जूस को स्टोर करता है। इसका बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है, वो लिवर के थ्रू होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट ये समझते हैं कि बाइल जूस गॉल ब्लैडर बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइल जूस ओनली स्टोर करता है ये गॉल ब्लैडर, बाकी का लिवर फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा, लिवर का काम है फॉर्मेशन करना बाइल जूस का। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इस पे क्या इफेक्ट होगा? तो गॉल ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर रिलैक्स होगा सिंपैथेटिक की कंडीशन में, और पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मींस इसके अंदर भरा हुआ जूस निकलने लगता है। बात आती है डिट्रूसर मसल की। तो ये डिट्रूसर मसल्स क्या होती हैं? डिट्रूसर मसल्स बड़ी ही स्पेशल मसल्स हैं, और ये मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे पाई जाती हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। याद रखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने के पीछे यही एक्सपेंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है यूरिनरी ब्लैडर को, जिससे आसानी से यूरिन भर सके उसके अंदर। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स सिंपैथेटिक की वजह से रिलैक्स हो जाती हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये रिलैक्स हो जाती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो जब भी सिंपैथेटिक होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, तो उस समय ये मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं। वहीं इंटरनल स्पिक्टर की बात करें तो ये भी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेथ्रा के पास में पाया जाता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये इंटरनल स्पिक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मींस यूरिन नहीं आता। जब सिंपैथेटिक की कंडीशन आती है तो उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। और ये सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया। क्या कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंटरनल स्पिक्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यूरिन निकल जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, डर की वजह से, एक्सेसिव फियर की कंडीशन में पेशेंट कभी कभी यूरिनेट कर देता है। उसके बाद इंटरनल स्पिक्टर की अगर हम बात करें तो ये पैरासिम्पैथेटिक की वजह से रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, फिर स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड के सीक्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी डर लगता है तो पसीना छूट जाते हैं। नेक्स्ट, पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में सीक्रेशन नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जो बढ़े हुए सीक्रेशन थे, मतलब पसीना ज़्यादा निकल रहा था, वो नॉर्मल हो जाएगा। हार्ट रेट की बात करें तो डर की वजह से या एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आ गए, उसकी वजह से हार्ट रेट भी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या इफेक्ट होगा? ये डिक्रीज हो जाएंगी। यानी पैरासिम्पैथेटिक जब भी होगा हार्ट रेट डिक्रीज होगी, और सिंपैथेटिक जब भी होगा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल बाय द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो डायरेक्ट आप आंसर करिएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सिंपैथेटिक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए ना। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होगा? डायलेटेशन होगा। वहीं ब्रोंकियोल्स की बात करें तो ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जेनाइटल एरिया की अगर हम बात करें, जेनाइटल एरिया की बात करें तो पेनाइल या क्लाइटोरिस, पेनिस या क्लाइटोरिस के अंदर जो पाई जाने वाली आर्टरीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। इट मीन्स पेनिस और क्लाइटोरिस इरेक्ट हो जाएंगे, और पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में ये डायलेट हो जाएंगी। पेनिस और क्लाइटोरिस की आर्टरी तो ये रिलैक्स हो जाएंगे।
क्लियर हो गया, याद रखिएगा हमेशा। मैंने जैसा कि बताया था आपको जीआईटी, नेक्स्ट है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसके अंदर माउथ टू एनस का पूरा कंप्लीट जो पाथवे था वो आता है। तो जीआईटी के अंदर अगर हम मोटिलिटी की बात करें, मोटिलिटी इसकी मूवमेंट की बात करें, तो सिंपैथेटिक की वजह से इसके मूवमेंट डिक्रीज हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब चिंता फिक्र होती है, कोई टेंशन दिमाग में होती है, तो सिंपैथेटिक जनरली टेंशन के केस में बढ़ता है। वैसे तो स्ट्रेस का कारण डोपामाइन होता है, ठीक है, डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। बाकी जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो मोटिलिटी डिक्रीज होगी, मीन्स स्पीड, जिसको हम पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं। भाई जीआईटी में स्पेशल मूवमेंट होते हैं, याद रखिएगा, जीआईटी के अंदर स्पेशल मूवमेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। तो वो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। बात आती है पैरासिम्पैथेटिक से क्या इफेक्ट होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएंगे मोटिलिटी। अच्छा, स्पिंक्टर्स की बात करें तो स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सिंपैथेटिक में और ये रिलैक्स हो जाएंगे पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। स्पिक्टर क्या है, मसल्स, स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, जिसका काम है आगे जाने से चीज़ों को रोकना, ठीक है, या बैक फ्लो को रोकना। मोस्टली तो ये बैक फ्लो के लिए काम में आता है, ठीक है, बैक फ्लो के लिए। बाकी सिक्रीशन की अगर हम बात करें, जीआईटी के जो जूस हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं सिंपैथेटिक की वजह से, और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से ये इंक्रीज हो जाएंगे। स्मूथ मसल की बात करें, स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट होगा, जीआईटी की, ये रिलैक्स हो जाएंगी और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसा हमने अभी तक देखा टेबल के थ्रू कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट अपोजिट हो रहा है। जिस काम को सिंपैथेटिक इंक्रीज कर रहा है उसे पैरासिम्पैथेटिक सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में आता है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए और अपने कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से ही हमें चीज़ों का पता होगा, आपके ही कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और हो सकता है कि कोई चीज़ छूट जाए या रह जाए, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करिए और कमेंट से हमें पता लगेगा और हम चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे। और हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो, जिससे आपके सब्जेक्टिव पेपर में अच्छा स्कोर हो, एमसीक्यू में अच्छा स्कोर हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिनी अटेम्प्ट को आप सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू।